नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग गृह विज्ञान में देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो है हमारा श्रवण अक्षमता से संबंधित, यानी कि हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने शारीरिक विकलांगता के बारे में बात कर ली और आज हम देख रहे हैं एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता जो है श्रवण अक्षमता, यानी कि सुनने में डिसेबिलिटी। सुनने की जो डिसेबिलिटी, बालक जो सुन नहीं पाते, ऊंचा सुनते, कम सुनते या फिर जन्म से उन्हें सुनाई नहीं देता, वे सभी बालकों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रवण हानि, यानी कि सुनने का जो लॉस है आमतौर पर श्रवण हानि के रूप में जाना जाता है, जो कई स्थितियां इसमें शामिल होती है। किसी भी व्यक्ति को ध्वनि को समझने की क्षमता को ये प्रभावित करती है और इसके समर्थन और इसमें हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए इसकी परिभाषा क्या है और इसके कारण क्या है और इसको कितने प्रकार की श्रेणियों में हम लोग विभाजित करते हैं और इसका क्या प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, वो सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे जो श्रवण अक्षमता होती है, सुनने की जो डिसेबिलिटी है, जिसमें हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, किन कारणों से यह डिसेबिलिटी बालकों में होती है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा है कि श्रवण हानि का तात्पर्य है एक या दोनों कानों में ध्वनि सुनने में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से असमर्थता, यानी कि वे सभी बालक जो या तो एक कान से सुन नहीं पाते, एक कान ठीक है सुनाई देता है और जो दूसरा कान है उसमें सुनाई नहीं देता, या फिर दोनों कानों में या तो आंशिक यानी कि कम सुनाई देगा या फिर पूरा सुनाई नहीं देता है। अगर ऐसी असमर्थता है तो उसे हम लोग श्रवण हानि कहते हैं। यह हल्की श्रवण हानि से लेकर गंभीर बहरापन हो सकता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है, यानी कि अगर कोई धीरे आवाज बात करे वो सुनाई नहीं देता, यानी कि हल्का सुनाई देता है। जबकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, जिसे हम लोग बहरापन कहते हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरी शामिल की जाती है, यानी कि अगर किसी को हल्का सुनाई देता है या फिर गंभीर सुनाई देता है, जिससे उसके संचार, सीखने और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी कि अगर कोई बालक सुनाई नहीं देता, उसको कम सुनाई देता है या फिर वो पूरा ही बहरापन की स्थिति में है, तो उससे उसके संचार प्रभावित होंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उससे बात करेगा तो वो सुन नहीं पाएगा, तो संचार नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा और सीख नहीं पाएगा किसी भी वस्तु को, और उसका जो जीवन है आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। तो ये श्रवण अक्षमता की परिभाषा है। अब ये जो श्रवण अक्षमता है किन कारणों से होती है, यानी कि क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम दो कारण मेजरली पढ़ते हैं। दो जो मेजर कारण, एक है उसमें जन्मजात कारण, यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्म के समय ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है या फिर जब वो गर्भावस्था में होते हैं तो माँ के साथ ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से जन्म लेने के साथ ही उनमें ये बीमारी प्रेजेंट रहती है। या फिर दूसरा कारक होता है कि जन्म लेने के बाद, यानी कि जन्म लेने के बाद कोई घटना घट गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जो बर्थ के बाद अगर कोई कारक है उसे हम लोग कहेंगे अर्जित कारक, और जो जन्म के पहले के कारणों की वजह से बालक में ये स्थिति है तो उसे हम लोग जन्मजात कारण कहेंगे। सबसे पहला है जन्मजात कारण। यह आनुवंशिक कारक और वंशानुगत स्थिति भी हो सकती है, यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिक रूप से, यानी कि जब उस बालक का जन्म हो रहा था, उसका निर्माण हो रहा था गर्भावस्था के दौरान, तो कुछ ऐसी आनुवंशिक परिस्थितियां बन गई, यानी कि माता पिता के द्वारा, माता या पिता में से किसी में कोई ऐसी बीमारी है तो ये उनके द्वारा वंशानुगत बालक में आ गई। तो जब बालक का जन्म होगा तो उनमें ये पहले से प्रेजेंट होगा, बालक को कहीं से कुछ सीखा नहीं है ये। तो जब वंशानुगत तरीके से आनुवंशिक रूप से माता पिता के द्वारा अगर ये स्थिति बालक में ट्रांसफर हुई है इसके जीन के थ्रू, तो उसे हम लोग जन्मजात कारक में ऐड करते हैं। फिर गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को कोई संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, जैसे रुबेला या फिर साइटोमेगालो वायरस के द्वारा, या फिर समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया और जन्म के समय उसका वजन कम है, यानी कि ये कारक है जब बालक का जन्म हुआ है तो उसके वजह से, यानी कि उसमें आनुवंशिक कारक हो सकता है, माता पिता के द्वारा जीन के थ्रू में आ गया, या फिर जब बालक गर्भावस्था में था तो कोई इन्फेक्शन हो गया माँ को जिसका असर बालक पे हुआ तो जिससे उसके सुनने की जो डिसेबिलिटी है वो आ गई, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी वायरस का संक्रमण हो गया, या फिर कह सकते हैं जो टाइम था, यानी कि जो 9 महीने का पीरियड होता है उससे पहले बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे का शरीर का जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से उसकी जो श्रवण की ज्ञानेंद्रिया है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से भी बालक को कम सुनाई दे सकते हैं, यानी कि अगर टाइम से पहले उसका जन्म हो गया या फिर जब बालक का जन्म हुआ उस समय उस बालक का वजन कम हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं जब बालक का जन्म हुआ तो उसे हम लोग जन्मजात कारण कहते हैं। फिर दूसरा है अर्जित कारक, यानी कि जन्म के बाद, जन्म के बाद या कह सकते हैं वातावरण के द्वारा,
यानी कि वे कारक जो जन्म के बाद बालक में श्रवण अक्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रोनिक कान संक्रमण या फिर ऑटिटिस मीडिया, यानी कि ऐसी कोई बीमारी या फिर ऐसा संक्रमण जो कान में होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोनिक संक्रमण। ठीक है, उसकी वजह से यानी कि बालक के कान में संक्रमण हो गया, और यानी कि किसी भी वायरस की वजह से बालक के कान में संक्रमण हो गया, उसकी वजह से बालक को कम सुनाई देने लगा या फिर वो पूर्ण बहरेपन की स्थिति में आ गया। फिर जब बालक बहुत ज्यादा तेज शोर के संक्रमण में आता है, यानी कि जब बालक बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही ज्यादा हाई डेसिबल की वॉल्यूम सुनता है, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है उसकी वजह से उसमें क्या होगा, श्रवण अक्षमता आ सकती है। बहुत ज्यादा शोर क्या करेगी, श्रवण हानि को प्रभावित करेगी, यानी कि लंबे टाइम तक अगर वो बहुत तेज आवाजें सुनेगा, तेज म्यूजिक सुनेगा, तो उसका सीधा असर उसके ज्ञानेंद्रियों पर पड़ेगा, उसका जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। बुढ़ापे के कारण भी हो सकता है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को सुनाई देना कम हो जाता है, यानी कि बुढ़ापे यानी कि शरीर की स्थिति पे डिपेंड करती है कि बालक को, व्यक्ति को कितना सुनाई दे रहा है, आंशिक सुनाई देता है या फिर पूर्ण सुनाई देता है। ऑटोटॉक्सिक दवाई है ऐसी दवाएं जो आंतरिक कान को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि बहुत ज्यादा दवाइयों का यूज करने से भी कुछ दवाएं ऐसी होती है जो बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती है, तो जिसकी वजह से बालक में जो बहरेपन की स्थिति आ सकती है। फिर सिर की चोट और आघात, यानी कि जब कभी सिर पे चोट लग जाए या फिर कोई एक्सीडेंट की स्थिति आ जाए, जिसकी वजह से बालक में जो सुनने की डिसेबिलिटी है ये हो सकती है। और मेनिंजाइटिस, खसरा, कंठमाला जैसे अगर कोई बीमारी हो जाए, यानी कि वे सभी बीमारियां जो या तो गले से कनेक्टेड है या फिर माइंड से कनेक्टेड है, अगर उनके थ्रू अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसका जो सीधा साइड इफेक्ट है वो बालक के कान पे हो जाता है, क्योंकि जो सिर की नसें हैं और जो गले का कनेक्शन है वो सीधा किससे होता है, हमारे कानों से रहता है। इसलिए अगर कोई भी दवाइयां ले रहे हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है अगर वो कानों पे हुआ तो बहरेपन की स्थिति आ सकती है। वो आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण बहरापन भी हो सकता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से बालक में हम लोग कह सकते हैं कि श्रवण अक्षमता आती है या फिर श्रवण की हानि होती है। अब हम देखते हैं श्रेणियां यानी कि कैटेगरी। अब बालक को हम जब श्रवण अक्षमता की कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, हमने पता लगा लिया कि इन कारणों से बालक में जो श्रवण अक्षमता है वो हो सकती है, तब उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब बालक अलग अलग बहरेपन होंगे, किसी को ज्यादा सुनाई देगा, किसी को कम सुनाई देगा, तो उसके आधार पर हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसमें सबसे पहला है प्रवाहकीय श्रवण हानि। बाहरी या फिर मध्य कान में समस्याओं के कारण जो ध्वनि को आंतरिक कान तक पहुंचने से रोकती है, यानी कि जो हमारा जो कान है, यानी कि मानव का जो कान होता है उसमें जो लेयर पाई जाती है, जो पार्ट्स बने होते हैं, उसमें जब बाहर की जो वॉल्यूम है जो कानों तक पहुंच रही है, उसमें जो सबसे बाहरी पार्ट या फिर जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें अगर कोई समस्या आ गई है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, वह काम करना बंद कर गया है, तो उसकी वजह से बाहर की जो ध्वनि है वो बाहर से रुक जाएगी, यानी कि जो बाहरी या फिर जो मिडल पार्ट है वहीं पे रुक जाएगी, तो फिर वो जो ध्वनि है अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी और जिसकी वजह से हमें सुनाई कम दे सकता है। जिसका उदाहरण है कान में कोई संक्रमण हो गया, ठीक है, कान में जो मैल भर जाते हैं कि रुकावट आ गई, उसकी वजह से भी जो ध्वनि है वो बाहर तक रुक जाएगी, अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। या फिर कान का जो पर्दा है उसमें छेद हो गया, जिसकी वजह से भी ध्वनि आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसे ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बाहर की जो ध्वनि है वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रही, और जब अंदर तक नहीं पहुंच पा रही यानी कि उसका जो फ्लो है, उसका जो वेग है, उसका जो प्रवाह है वो रुक गया। जब प्रवाह रुक जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रवाहकीय श्रवण हानि, यानी कि प्रवाह में रुकावट आ गई, प्रवाह में हानि हुई, जिसकी वजह से श्रवण अक्षमता उत्पन्न हुई। यानी कि जो बाहर की जो हवा है या फिर जो बाहर की जो आवाज है वो बाहरी भाग तक या फिर मिडिल भाग तक रुक जाती है। वो मैल की वजह से रुकी है, छेद की वजह से रुकी है, तो कहीं कोई भी कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से ध्वनि अंदर तक नहीं पहुंच पा रही, ध्वनि के जो मार्ग में रुकावट आ गई, उसकी वजह से उसका प्रवाह बाधित हो जाता है, इसलिए हम उसे प्रवाहकीय श्रवण हानि कहते हैं। दूसरा जो प्रकार देखते हैं हम लोग, संवेदी या स्नाक की श्रवण शक्ति की कमी, जिससे हम लोग देखते हैं जो आंतरिक कान होता है जहाँ तक हमारी ध्वनि पहुंचती है, कॉल्किया या फिर श्रवण की जो तंत्रिका मार्गों में नुकसान होने के कारण होता है। यानी कि इसमें हम देखते हैं वो संक्रमण जब ध्वनि अंदर तक तो आ रही है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कान का बाहरी पार्ट है वहां तक पहुंचा, वहां से अंदर जो मिडिल पार्ट है वहां तक पहुंच गया, लेकिन अब जो आंतरिक पार्ट है उस आंतरिक पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे कोई बीमारी हो गई, यहाँ की जो हम लोग कह सकते हैं नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ का जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई नुकसान हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से अब
ध्वनि यहाँ तक तो पहुंच पाई, लेकिन यहाँ पे जो मेन कार्य है वो नहीं कर पाई, अंदर तक सुन नहीं पाई, जिसकी वजह से यानी कि संवेदी में यानी कि नर्वस सिस्टम में अगर कोई खराबी हो जाती है तो उसकी वजह से भी सुनने में अश्रवणता आ सकती है। जैसे उम्र से संबंधित श्रवण हानि, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, यानी कि उनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो नर्व सिस्टम है कान का, ये काम करना कम कर दे, और जिसकी वजह से जो ध्वनि है वो क्लियर सुनाई ना दे, अंदर तक पहुंच पा रही है लेकिन वो ठीक से साउंड नहीं ले पा रही, या फिर बहुत ज्यादा शोर के कारण भी हो सकता है, या फिर कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक रूप से अगर कोई बीमारी है परिवार में किसी को है तो वो जीन्स के थ्रू बालक में आ सकती है, तो इसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। तीसरा है मिश्रित श्रवण हानि, जब प्रवाहकीय और संवेदी श्रवण हानि दोनों का संयोजन होता है। यह तब होता है जब बाहरी कान और मध्य का कान है या फिर जो आंतरिक कान है दोनों प्रभावित हो, यानी कि कानों में बाहर से भी ध्वनि नहीं आ पा रही, बाहरी रूप से भी रुकावट आ गई है, और जब अगर बाहरी रूप से रुकावट आई है तो अंदर आंतरिक कान है यानी कि जो हम कह सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र है अंदर का वो भी काम नहीं कर रहा। जब दोनों कार्य नहीं कर पाते तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित श्रवण हानि, यानी कि वायु अंदर भी नहीं जा पा रही और जो अंदर का जो तंत्रिका तंत्र है वो भी काम नहीं कर रहा, दोनों ही काम नहीं कर रहे, तो इसे हम लोग कहेंगे मिश्रित श्रवण हानि। तो इसकी वजह से भी बालक में जो श्रवण की हानि है वो हो सकती है। फिर है केंद्रीय श्रवण हानि, श्रवण के जो मार्ग है या फिर मस्तिष्क में समस्याओं के कारण, यानी कि यहाँ से हमारे जो हमें सुनाई कैसे देता है, बाहर से जो साउंड आ रहा है वो बाहरी कान से मध्य कान तक पहुंचा, ये सूचना कोई रुकावट नहीं है, फिर मध्य कान से आंतरिक कान तक पहुंचा, कोई रुकावट नहीं है, जो हमारा आंतरिक कान है वहाँ पे तंत्रिका तंत्र है उसने वो ध्वनि कैच की, अब वो ध्वनि कैच करके कहाँ पे जाएगा, मस्तिष्क के पास, वो ध्वनि जाती है मस्तिष्क के पास, अब मस्तिष्क उसको रीड करता है, ठीक है, अब मस्तिष्क ने इसको रीड कर दिया, रीड करने के बाद ये सिग्नल भेजेगा वापस नर्वस सिस्टम के बाद, ठीक है, इसने नर्व सिस्टम के पास वापस सिग्नल भेज दिया, यानी कि उस सूचना को पढ़ लिया कि क्या ध्वनि आई, पढ़ने के बाद उसको वापस नर्वस सिस्टम के पास भेज दिया, तब जाके हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। यानी कि हमारे बॉडी को कोई भी सेंस करते हैं तो वो सारे जो सूचना है वो सारे मस्तिष्क के पास जाएगी। तो अब यानी कि अगर इस मार्ग में रुकावट आई है तब अभी श्रवण हानि हो सकती है, यानी कि हमारा बाहरी कान ठीक है, आंतरिक कान भी ठीक है, सूचनाएं भी सही प्रकार से पहुंच रही है, लेकिन मस्तिष्क को रीड नहीं कर पा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मेन सेंट्रल पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको सेंट्रल श्रवण हानि, यानी कि श्रवण का जो मार्ग है, यानी कि यहाँ से जो सूचनाएं हम लोग भेज रहे हैं या तो इसमें कोई रुकावट है या फिर मस्तिष्क में कोई समस्या है, यानी कि जो माइंड है वो ठीक प्रकार से उसको रीड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, वहां पे अगर कोई डिफेक्ट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय श्रवण हानि। पहला जो कारक था कि वायु अंदर तक नहीं पहुंच पा रही, जो बाहरी कान है वहां पे कोई कचरा भर गया या फिर कोई मैल जम गया उसकी वजह से। फिर दूसरा प्रकार था जो आंतरिक कान है वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसको पढ़ नहीं पा रहा उस साउंड को, ठीक है, वहां पे कोई डिफेक्ट है, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप है जब दोनों एक साथ हो, ये दोनों एक साथ हो, और जो चौथा टाइप है ये सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ से जो सूचनाएं भेजे, जो साउंड बाहर से आ रहा है वो साउंड हमारा जो माइंड है वो रीड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो सूचनाएं हमने पढ़ी नहीं और हमें सुनाई नहीं दी। यानी कि अगर समस्या कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है, या फिर श्रवण का जो मार्ग है जहाँ पे वो साउंड जा रहा है मस्तिष्क के पास, अगर उस साउंड में कोई खराबी है तो भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो श्रवण की हानि हो सकती है, जिसमें श्रवण प्रसंस्करण विकार हो सकता है या फिर तंत्रिका संबंधी स्थितियां भी हो सकती है। तो ये 4 कैटेगरी थी। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं और क्या प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि हमने परिभाषा पता कर ली कि किन बालकों को हम लोग श्रवण अक्षमता से युक्त बालक कहेंगे, उनको किन कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। कैटेगरी के बाद हम लोगों ने देखा कि किन कारणों से ये हो सकता है, हम कारणों के द्वारा उनका पता लगा लेंगे। अब पता लगाकर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हम उनको चिकित्सा प्रोवाइड करवाएंगे या फिर सर्जिकल हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और उनमें ध्यान रखेंगे कि अगर उनको सर्जरी की आवश्यकता है तो अगर वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अंतर्निहित स्थितियों का उपचार करवाएंगे, यानी कि अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसका उपचार करवाएंगे, जैसे अगर कान में संक्रमण हो गया है, कान में मैल जम गया है तो वो ठीक करवाएंगे। गंभीर सेंसोन्यूरल श्रवण हानि के लिए कॉक्लियर प्रत्यारोपण जैसे सर्जिकल प्रक्रिया करेंगे, यानी कि अगर हमारे कान का कोई इंटरनल पार्ट ही डैमेज है, ठीक है, अगर वो पार्ट डैमेज है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि सर्जरी के थ्रू ये भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कान के संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए टाइम्पैनोप्लास्टी और
अन्य सर्जरी कर सकते हैं। यानी कि कान का जो इंटरनल ऑर्गन है, फिर कोई भी ऑर्गन अगर डिफेक्ट है तो अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और फिर उसको ठीक किया जा सकता है। फिर श्रवण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं और या फिर जो भी सहायक उपकरणों का यूज हम करना चाहे वो कर सकते हैं। हल्के से मध्यम श्रवण हानि वाले लोगों के लिए श्रवण ध्वनि को बढ़ाने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग करना। यानी कि वे लोग जो सुनाई तो देता है लेकिन उन्हें बहुत कम सुनाई देता है या फिर वो बहुत ऊंचा सुनते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो सुनने की मशीन होती है, कानों की मशीन का उपयोग कर सकते हैं। प्रवाहकीय श्रवण आने के लिए अस्थिलंगर श्रवण यंत्र यानी कि VAHA, यानी कि जो प्रवाहकीय श्रवण आने से ग्रसित है। प्रवाहकीय में क्या पढ़ा था हम लोग, यानी कि बाहर का जो अंग है, यानी कि जो बाहरी कान और जो मिडल पार्ट है, वहां पे अगर कोई कारक जम गया है या फिर कोई मैल जम गया है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम इस VAHA जो यंत्र है इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी कई सहायक उपकरण है जैसे FM सिस्टम और एम्पलीफाइड टेलीफोन का उपयोग भी कर सकते हैं बालकों में श्रवण क्षमता को बढ़ाने के लिए। दूसरा हम कर सकते हैं ऑडियोलॉजिकल सेवाएं, यानी कि बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए या फिर श्रवण क्षमता को कम करने के लिए हम बालकों को पढ़ाने के लिए ऑडियोलॉजिकल सेवाएं भी दे सकते हैं। यानी कि उनको वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ऑडियो माध्यम में पढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हम बोल के नहीं उनको देख के ज्यादा चीजें पढ़ा सकते हैं जिससे वो जल्दी सीखेंगे। ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा नियमित श्रवण मूल्यांकन और निगरानी करना, यानी कि जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो कानों के विशेषज्ञ होते हैं, कानों की जो बीमारियां होती हैं उनमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा नियमित हम लोग जांच करवा सकते हैं बालकों की और उनके द्वारा नियमित निगरानी की जा सकती है। फिर श्रवण यंत्र या फिर जो अन्य उपकरण होते हैं उनकी फिटिंग करवाना, उनका एडजस्टमेंट करना, यानी कि जो ऑडियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा मशीनें प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ उनका ध्यान भी करवाना, उनकी फिटिंग करवाना सही से और उनका प्रबंधन के साथ साथ संचार की रणनीतियों पर परामर्श करना। और ऑडियोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि ऐसे बालकों के लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मशीन तो वो प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी फिटिंग भी करवाएंगे, सही से ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन उसके अलावा हम और ऐसे क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि वो बालक है और जल्दी रिकवर हो पाए। फिर संचार में सहायता कैसे की जा सकती है। भाषण यानी कि बोलने की जो क्षमता है उसके कौशल को विकसित करने के लिए हम लोग उन्हें स्पीच थेरेपी दिलवा सकते हैं। आप लोगों ने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जो बालक सुन नहीं पाते उनके बोलने में भी डिफेक्ट होता है, यानी कि जब वो बालक ठीक से सुन नहीं पाते तो उनकी जो भाषा का विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो भी थोड़ा बहुत रुक जाती है, क्योंकि अगर जब वो सही वॉइस सुन नहीं पाएंगे तो सही से उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो यही बात होती है कि भाषण और भाषा के कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, यानी कि उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट के थ्रू से ठीक तो करवा सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें स्पीच थेरेपी देने की भी जरूरत रहती है। गंभीर से गहन श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, यानी कि अब जो बालक सुन नहीं पा रहे तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सांकेतिक यानी कि साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो सुन नहीं पाते उनके बोलने में डिफेक्ट होगा, तो इसके लिए हम साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्हें बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। सुनने के कौशल को बढ़ाने के लिए होठ को पढ़ना और श्रवण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि जो लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं इसके लिए उन्हें होठ पढ़ने की जो स्किल है वो डेवलप करा सकते हैं, या फिर जो श्रवण का प्रशिक्षण दिया जा सके, यानी कि सुनने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। फिर शैक्षिक सहायता, यानी कि शिक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो श्रवण हानि वाले से ग्रसित बालक है उन्हें हम लोग व्यक्तिगत शिक्षा दे सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली हर एक बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। उनके लिए हमें स्पेशल टीचर्स रखने चाहिए। कक्षा में कैप्शनिंग और अन्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, यानी कि अगर क्लासरूम में अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो श्रवण अक्षमता से ग्रसित है तो ऐसे बालकों के लिए हम लोग जो दृश्य सामग्री रख सकते हैं, यानी कि हम लोग जो जनरली सामान्य बालकों को बोल के पढ़ाते हैं तो उसकी जगह अगर कोई ऐसा एक दो बालक है क्लास में तो हम लोग कोई विजुअल चीजें भी रख सकते हैं, कोई TLM का उपयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें बोलना ना पड़े, ऐसे बालक उसे देखकर ही समझ जाए। श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कैसे करनी है, इस पर शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि अगर क्लास में कोई ऐसा बालक है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए टीचर्स को पहले से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मनोसामाजिक समर्थन, यानी कि हम उस बालक को मेंटली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। श्रवण आने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों को परामर्श और सहायता देना, यानी कि अगर किसी परिवार में ऐसे बालक है तो ऐसे परिवारों को हम लोग क्या समर्थन दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि इसका क्या इलाज है, इनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, वो ऐसे क्या चीजें करे कि उनका जो बालक है वो जल्दी रिकवर हो पाए।
श्रवण हानि से जुड़ी भावनात्मक और जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनका समाधान करना। यानी कि अगर किसी बालक में कोई ना कोई कमी होती है तो वो खुद ही मेंटली इमोशनली बहुत वीक हो जाता है, तो ऐसे में हमें उसको क्या करना है, समर्थन देना है, सपोर्ट करना है, उनको मोरल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। यानी कि जब वो इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं तो उनकी विल पावर भी कम हो जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उनको भावनात्मक और सामाजिक रूप से समर्थन देने की आवश्यकता रहती है। स्व वकालत और मुकाबला रणनीतियों को बढ़ावा देना, यानी कि हमें इतना मोटिवेट करना है कि यह कोई बीमारी नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है और नॉर्मल इंसानों के जैसे या फिर जो सामान्य बालक होते हैं उनके समान वो भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर है पर्यावरणीय संशोधन, यानी कि परिवार के द्वारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, उनके द्वारा क्या गतिविधि की जा सकती है। पृष्ठभूमि शोर को कम करके, यानी कि जब कोई बालक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन शोर को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बालक इस प्रकार के स्टेज में है तो उसको प्रॉब्लम ना, उसके लिए शोर कम कर सकते हैं। या फिर इसके साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि जो बालक सामान्य है वो इस प्रकार की कैटेगरी में ना आए, इसके लिए हम लोग एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, यानी कि फेवरेबल वातावरण बनाने का ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही सुरक्षा के लिए दृश्य अलार्म और सिग्नलिंग उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कारण से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह जल्दी ही देखकर अलार्म का उपयोग करवा दें। ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है और जो कार्यस्थल है वहाँ पे जो ऐसे व्यक्ति है उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, यानी कि वो भी वहाँ पे आसानी से काम कर सकें। अब वो कार्यस्थल भी हो सकता है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, या फिर जो पब्लिक स्पेस होता है यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे भी इस प्रकार की चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाए जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और वो एक नॉर्मल इंसानों के साथ यानी कि सामान्य बालकों के साथ अपनी जो शिक्षा है, अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर सके। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था श्रवण अक्षमता ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।